हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में लेसन नंबर 3। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। इसके बारे में हम पहले भी कुछ वीडियोस में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी कि इसमें देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उसमें जो एलिमेंट्स हैं यानी परमाणु हैं, उनको उनके जो कैरेक्टर है यानी कि उनके गुण, जो समान गुण वाले परमाणु हैं उनको एक साइड रखा गया है ताकि हम उनके बारे में अच्छे से समझ सकें, पढ़ पाएँ और उनके जो जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में जान पाएँ। इसमें बताया गया है कि देखो, जैसे कि किसी मौलिक गुण को आधार बनाकर की गई पदार्थों की ऐसी व्यवस्था जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुण, यानी कि जो जिनकी कैरेक्टर समान हो, समान गुण वाले पदार्थ पुनः व्यवस्थित हों, आवर्ती या आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। तत्वों के वर्गीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो समान गुणों वाले तत्वों को एक वर्ग में रखकर रसायन शास्त्र के अध्ययन को सरल, सुविधाजनक और सुस्पष्ट और क्रमबद्ध करना है। यानी हम इजीली सभी जो समान कैरेक्टर वाले हैं, उन जो परमाणु हैं उनके बारे में जान पाएँ, इसके लिए बताया गया है। अब ये बाद में बताया गया है कि तत्वों के वर्गीकरण की जो इतिहास है उसके बारे में बताया है। अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपनी विचारधारा दी हैं और उनके बारे में कुछ ना कुछ बताया है। तो उसी के आधार पर जो हम आज कुछ बेहतर जान पाए हैं, तो देखिए उन्होंने क्या बताया। 19वीं शताब्दी में तत्वों के वर्गीकरण के कई प्रकार किए गए, जिसमें प्राउड की परिकल्पना, डोबराइनर का त्रिक सिद्धांत, या फिर ड्रमा की समतुलक श्रेणी, या न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, या फिर लोथर मेयर का परमाणु आयन तथा परमाणु भार वक्र, और फिर मेंडलीव का आवर्ती नियम आदि प्रमुख हैं। ये जो तत्वों का वर्गीकरण है, इन प्रारंभिक प्रयासों में तत्वों के परमाणु भार को वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। यानी कि सबसे पहले अगर इनका जो वर्गीकरण किया गया है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, तो एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। लेकिन डोब्रेनर का त्रिक सिद्धांत कुछ ही तत्वों तक सीमित रहने के कारण विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त नहीं कर पाया। यानी कि जो डोब्राइनर है, उन्होंने जो त्रिक सिद्धांत दिया वो कुछ ही एलिमेंट्स के ऊपर फॉलो हुआ, वो सब के ऊपर लागू नहीं हुआ, तो इसलिए वो सक्षम नहीं हो पाया आगे, वो नियम है वो वहीं तक रह गया। अतः कुछ समय पश्चात तत्वों के वर्गीकरण की यह पद्धति त्याग दी गई। यानी कि कुछ टाइम तक तो लगा कि शायद कुछ हो पाए, लेकिन ये आगे हमें अच्छे से नहीं बता पाया, इसलिए इसको त्याग दिया गया। फिर डूमा के विचार को भी व्यापक मान्यता नहीं मिल सकी और अंततः इसे भी त्याग दिया गया। फिर इसके बाद में जो न्यूलैंड है ये आए, तो न्यूलैंड है, इन्होंने भी अपना अष्टक नियम दिया था। आपको पता ही अष्टक नियम ने उन्होंने सारे गामा पाधा निशा के आधार पर बताया गया है कि 7 जो एलिमेंट्स हैं वो तो कंटिन्यू आ रहे हैं, लेकिन जो 8वां परमाणु आएगा वो पहले परमाणु से क्या होगी कि उसके करैक्टर मैच करेंगे, ऐसा कुछ बताया इन्होंने न्यूलैंड ने। लेकिन इसके अंदर भी क्या हुई कि ये कुछ नियम को फॉलो नहीं कर पाया और ये ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाया, तो इसको भी त्यागना पड़ा। तो देखें कि न्यूलैंड द्वारा दिए गए तत्वों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक त्रुटियां सामने आई, जिस कारण यह नियम अधिक प्रचलित नहीं हो सका और आगे चलकर इसे त्याग दिया गया। ये जो अष्टक नियम है, इनके अंदर क्या क्या दोष थे उनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या रीजन था जिसकी वजह से इसको छोड़ना पड़ा। फर्स्ट तो ये है कि यह अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है, यानी कि जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा है तो ये उनके बारे में नहीं बता पाया, इसलिए इसको त्यागना पड़ा। सेकंड है कि अक्रिय गैस यानी कि जो नोबल गैस हैं, इनके खोज के हो जाने पर नवम तत्व है यानी कि 9वां तत्व है वो प्रथम तत्व के समान गुण वाला होता है, और जबकि नियम क्या था कि 8वां तत्व है वो पहले के समान होगा। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि जो नोबल गैस मिली, अक्रिय गैसें मिली,
जो 9वां तत्व है वो प्रथम तत्व से समानता दिखा रहा है, तो इसलिए अष्टक नियम को क्या हुआ, ये इनके कुछ दोस्त थे इसलिए इसको छोड़ना पड़ा। फिर इसके बाद में क्या था, ये जो मेंडलीव है इसके द्वारा तत्वों का वर्गीकरण किया गया। मेंडलीव ने काफ़ी हद तक बहुत अच्छा बताया है और वो कुछ हद तक सही भी रहा है। तो इसके बारे में देखो आप कि 19वीं शताब्दी के मध्य में महान रशियन वैज्ञानिक डी.आई. मेंडलीव ने तत्वों तथा उनके यौगिकों में तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तो जो मेंडलीव का आवर्त नियम आया, इस नियम के अनुसार तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण यानी कि फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर्स हैं, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि एटॉमिक वेट के आवर्ती फलन होते हैं। दूसरे शब्दों में यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजाया जाए तो उनके एक निश्चित संख्या के बाद में लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। यानी कि एटॉमिक वेट के हिसाब से इनको एक क्रम में सजेस्ट किया गया, इनको एक सीक्वेंस में लगाया गया और फिर देखा गया कि लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जा रहे हैं। ठीक है। फिर मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को अपने आवर्त नियम के अनुसार एक सारणी में श्रृंखलाबद्ध किया जिसे आवर्त सारणी कहते हैं। फिर मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, फिर देखो कि मेंडलीव है उसकी जो आवर्त सारणी है उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 प्रकार की कतारें होती हैं। इनमें जो उद्दगर कतारें हैं उनमें अगर हम देखें तो वर्ग यानी कि क्या हैं, ग्रुप्स हैं, और क्षैतिज कतारें हैं जो कि पीरियड्स होती हैं। ठीक है। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, आप देखो नॉर्मल हम देखें तो ये हमारी आवर्त सारणी है। ठीक है। तो ये जो अप टू डाउन जा रही हैं, यानी कि यहाँ पे तो क्या हो गए कि 7 क्या हो रहे हैं, 7 बन रहे हैं वर्ग। ठीक है। वर्ग हो गए 7, इनको तो क्या बोल दिया, ग्रुप्स, यानी कि जी से शो कर रहे हैं, एक बार आप देखो। और जो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं यानी कि 9 क्या हो रहे हैं इसके अंदर, ये हो रहे हैं आवर्त, यानी कि हो रहे हैं पीरियड्स। तो आप अगर देखें तो हमारी आवर्त सारणी में क्या हो रही है कि अप टू डाउन जा रहे हैं, यानी कि जो ग्रुप्स हैं, वर्ग हैं, उनकी संख्या तो क्या बताई मेंडलीव ने 7, और जो पीरियड हैं यानी कि जो आवर्त हैं उनकी संख्या कितनी बताई, इनकी संख्या बताई है 7। तो इस प्रकार से इन्होंने बता दिया कि ये 9 तो क्या हो गए, 9 तो हमारे आवर्त हैं सारणी में और 7 वर्ग बता दिए। फिर क्या है कि मेंडलीव के समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। यानी कि मेंडलीव ने जिस टाइम ये बताया था उस टाइम तक क्या हुआ कि 63 एलिमेंट्स ही ज्ञात थे, यानी कि 63 एटम्स ही ज्ञात थे। उस समय अक्रिय गैस यानी कि जो नोबल गैसेज हैं, जो हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट साइड में आती हैं, यानी कि ये जो लाइन है नोबल गैसेज हैं, उनका आविष्कार नहीं हुआ था। मेंडलीव ने बहुत अज्ञात तत्वों के लिए अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए। और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इनके कुछ गुण भी हैं, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वह सब कुछ है जो एक सफल वर्गीकरण में होना चाहिए, यानी कि जो जो चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल था इसके अंदर। इसके प्रमुख गुण कौन कौन से हैं आप देखो। इसमें फर्स्ट बताया कि तत्वों के अध्ययन में सुविधा हुई। सेकंड, नए तत्वों की भविष्यवाणी, यानी कि कुछ जगह पे उन्होंने अज्ञात तत्वों के बारे में खाली जगह भी छोड़ी और उनके बारे में बताया भी, तो जो नए तत्व हैं उनकी भविष्यवाणी उन्होंने सही की। फिर थर्ड है कि अनुसंधान कार्य में सहायता, यानी कि इन्होंने की जो आवर्त सारणी है उससे क्या हुआ कि जो आगे जो भी खोज कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो उनमें काफ़ी हेल्प हो रही थी। फिर है संख्यात्मक परमाणु भारों का संशोधन, यानी कि जिन परमाणु भार में यानी कि एटॉमिक वेट में जो कुछ कमी थी तो उनमें क्या हुआ, उनका संशोधन भी हुआ, उनको ठीक किया गया। फिर है तत्वों के यौगिकों की प्रकृति की जानकारी, यानी कि उनके नेचर के बारे में हम जान पाए। और तत्वों की जो संयोजकता संबंधित निर्णय, यानी कि जो उनकी संयोजकता है, वैलेंसी है, उनके बारे में कुछ निर्णय लिए गए। तो ये क्या हुए, ये मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसके कुछ गुण हैं।
लेकिन वही है कि इसके भी कुछ दोष थे, तो हम इनके दोषों के बारे में पढ़ते हैं कि इन मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में उसमें दोष क्या क्या थे। इसमें फर्स्ट देखो कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण है, यानी कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान है वो विवादपूर्ण ही रहा, ये इसको एक सेट नहीं कर पाए और एग्जैक्ट डायरेक्शन है वो नहीं दे पाए, तो ये हाइड्रोजन का जो स्थान है वो विवादपूर्ण ही रहा। फिर है सेकंड, जो आवर्त सारणी है उसमें समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नियत नहीं है, यानी कि ये समस्थानिकों के बारे में नहीं बता पाए। समस्थानिकों का तो आपको पता ही है, यानी कि जो एटॉमिक वेट तो क्या होगा, समान होगा, और जो भार है वो अलग अलग हो रहा है, तो ये समस्थानिकों के बारे में नहीं बता पाए। फिर नेक्स्ट देखें कि कुछ समान गुण वाले तत्वों जैसे कि कॉपर, मरकरी, मतलब ऐसे कुछ समान तत्वों वाले गुण हैं, तो उनका क्या हुआ कि उनको आवर्त सारणी के अंदर भिन्न भिन्न वर्गों में रखा गया, यानी कि उनके गुण तो समान है लेकिन उनको फिर भी अलग अलग जगह पे रखा गया, तो ये भी इनके जो आवर्तिक है वर्गीकरण में का दोष है। फिर है कि आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों का क्रम में रखा गया, यानी कि एटॉमिक वेट है उसके बढ़ते हुए सीक्वेंस में रखा गया, किंतु कुछ स्थितियों में इस नियम का पालन है वो नहीं हो पाया, यानी कि कुछ में ऐसा हो रहा है कि किसी का अगर एटॉमिक वेट ज़्यादा है तो हिसाब से होना चाहिए कि पहले कम आ गया उसको फिर ज़्यादा को रखें, लेकिन उन्होंने कुछ में ऐसे रखा कि एटॉमिक वेट ज़्यादा है उसको रख दिया, फिर एटॉमिक वेट कम है उसको रख रहे हैं, तो इस प्रकार ये भी उनकी गलती हो गई, यानी कि अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा गया, तो ये इनकी कुछ दोष हो गए। जैसे कि आयोडीन है वो 126.92 की, टेलुरियम है वो 127.61 के बाद रखा गया है, यानी कि हिसाब से आयोडीन है उसका तो कम है और टेलुरियम का ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसमें क्या किया गया कि आयोडीन को टेलुरियम के बाद रखा जा रहा है, तो ये इनका दोष था। फिर फिफ्थ पॉइंट देखते हैं कि 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखा गया, यानी कि अगर 3 एलिमेंट्स को अगर साथ में रखेंगे तो आवर्त सारणी में क्या होगी, अनियमितता उत्पन्न हो गई, तो ये भी इनका दोष था। फिर है कि दुर्लभ मर्दा तत्वों को एक ही साथ वर्ग 3rd ए में रखा गया, यानी कि जो दुर्लभ मर्दा वाले तत्व हैं उनको एक साथ ही रख दिया गया और वो भी 3rd ए के अंदर, तो ये भी इनकी कमी थी। फिर है कि जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में धातु और जो अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल्स हैं, इन तत्वों के बीच में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है, यानी कि मेटल सारे हैं नॉन मेटल सारे हैं, तो उनको अलग डिवाइड नहीं किया गया, उनमें कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है, तो ये भी इनकी कमी थी। इसके बाद में जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो भी कुछ दोष होने के कारण वो भी मान्य नहीं हुई। उसके बाद में जो आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आज के टाइम में चल रही है वो आई। इसके बारे में देखते हैं कि परमाणु संरचना के अध्ययन के संदर्भ में ब्रिटिश वैज्ञानिक मोज़ले, यानी कि मोज़ले की थी, मोज़ले ने 1913 में तत्वों के एक नए विशिष्ट गुण की खोज की। इसका नाम इन्होंने परमाणु संख्या दिया गया, यानी कि पहले क्या हो रहा था, एटॉमिक वेट के हिसाब से वर्गीकरण हो रहा था, उसी से आवर्ती दी गई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो एटॉमिक नंबर हैं उनके बेस पे उन्होंने क्या किया कि उनकी प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या का समानता बताई और उनको रखा। तो देखो उन्होंने परमाणु संख्या दिया, उन्होंने बताया कि किसी तत्व के परमाणु संख्या उस तत्व का एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होता है। यदि उदासीन परमाणु होता है तो आपको पता है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। किसी तत्व के लिए परमाणु संख्या का मान स्थिर होता है, किन्हीं दो तत्वों की जो परमाणु संख्या है वो एक नहीं होती है। अतः परमाणु संख्या ही किसी तत्व का मौलिक गुण है, न कि परमाणु द्रव्यमान। यानी कि इन्होंने बताया कि जो इनका परमाणु संख्या है वो ही इनका मौलिक गुण होगा, एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु द्रव्यमान नहीं होगा। अतः मेंडलीव के पश्चात परमाणु संख्या को आधार मानकर तत्वों का वर्गीकरण के प्रयास किए गए, यानी कि इन्होंने
परमाणु संख्या के आधार पर अपनी आवर्त सारणी दी है। तो जो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार क्या बताया गया है कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यानी इन्होंने परमाणु भार ने क्या बताया कि परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। और जो आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक से मेंडलीव ने आवर्त सारणी के अधिकांश दोष दूर हो जाते हैं। यानी कि मेंडलीव के जो कुछ दोष थे वो भी काफ़ी कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि वो भी दूर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का मूल आधार है। इसमें बताया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतारें, यानी कि क्षैतिज कतारें आपको बताई हैं, यानी अप टू डाउन कितनी हो रही हैं, 7 हो रही हैं, तथा 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु तथा अंतिम सदस्य कोई निष्क्रिय गैस या फिर इनर्ट गैस होती हैं। यानी कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें ये जो लेफ्ट साइड में है ये तो क्षार हो गए, और राइट साइड में जो नोबल गैसें हैं ये हैं। पहले आवर्त का प्रथम सदस्य सिर्फ हाइड्रोजन है। यानी कि जो पहला आवर्त है, यानी कि पहले पीरियड में जो प्रथम एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, वो हमारा हाइड्रोजन ही होगा। परमाणु संख्या 58 से लेकर, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो परमाणु संख्या 58 से लेके ये 92 तक तथा 90 से लेके 103 तक वाले तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे, यानी कि इन्होंने बताया कि जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं उनके बारे में बताया। जैसे ये तो हमारी क्या हो गई कि आवर्त सारणी हो गई, इसके नीचे इन्होंने क्या किया आगे 2 कतारें और बनाई। इनमें क्या है कि एक तो लेंथेनॉइड है, ठीक है, और एक एक्टिनॉइड है, इनके बारे में बताया गया। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है या फिर आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर, यानी कि मेंडलीव ने जो बताई थी वो और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या क्या डिफरेंस है उनके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने बताया कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाकर तैयार किया गया था, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या है एटॉमिक नंबर के हिसाब से बताया गया है। तो ये इसका एक मेजर डिफरेंस है। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें क्या बताया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाकर तैयार किया गया है। यानी कि जो मेंडलीव है उन्होंने तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखा है, और आधुनिक जो वर्गीकरण है उसमें क्या बताया गया है कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट देखें कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें कुल कितने हैं 9 वर्ग थे बताए गए थे, यानी कि 9 के बारे में बताया। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें क्या है कि 18 वर्ग के बारे में बताया गया है। फिर थर्ड पॉइंट देखें कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इस आवर्त सारणी में धातु और अधातु के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। यानी कि मेंडलीव है इन्होंने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कोई स्पष्ट रेखा नहीं बताई, तो उनके बीच में हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या हुआ कि आवर्त सारणी है उसमें जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनके तत्वों को बीच में अलग अलग एवं उनके बीच स्पष्ट विभाजन रेखा खींची जा सकती है, यानी उनको हम डिफरेंट कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट देखें आप कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इसमें इस आवर्त सारणी में क्या हुआ कि जो सामान्य तत्व है एवं जो संक्रमण तत्व हैं वो अलग अलग नहीं प्रदर्शित किए गए। यानी कि नॉर्मल एलिमेंट हैं या फिर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, उनको अलग अलग नहीं किया गया। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है इस आवर्त सारणी में क्या हुआ कि जो सामान्य तत्व है और संक्रमण तत्व है अलग अलग प्रदर्शित किए गए हैं। यानी कि जो नॉर्मल एलिमेंट्स और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग किया गया है। फिर देखो फिफ्थ पॉइंट में कि जो मेंडलीव थे इनकी जो आवर्त सारणी है आवर्त सारणी तैयार करते समय मेंडलीव को तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी नहीं थी। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः इस आवर्त सारणी के तत्वों में सजावट के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सही कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने नहीं दिया। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें क्या हुआ कि आधुनिक आवर्त सारणी में का जो निर्माण हुआ तो जो इसमें एलिमेंट्स हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया गया।
यानी कि इन तत्वों का जो निर्माण है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया हुआ, जबकि मेंडलीव वाले में तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया भी नहीं गया था, स्पष्ट भी नहीं किया गया, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में इसके बारे में बताया गया है। आई थिंक आप जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें जो जो क्या क्या कमियां रही हैं और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हमें किन चीज़ों के बारे में पता चला है उसके बारे में आप कुछ जान पाए होंगे। नेक्स्ट हम जो ये आवर्त है इनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आप इसे पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू।